हर कहानी में एक सच होता है और एक झूठ। सच क्या है ये कौन बताएगा? क्या जो दिखता है वही सच है? कहते हैं सच और झूठ के बीच एक पतली सी लकीर का ही फर्क होता है और यहीं कहीं किसी कोने में होता है सच। जो इस सच को देख लेता है उसके लिए हकीकत बन जाता है, पर जो इस सच को नहीं देख पाता वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। इस कहानी की शुरुआत हुई आज से करीब 100 साल पहले। बर्फ और जंगल से घिरा हुआ एक इलाका था। कुछ ही लोग रहते थे यहाँ, कुछ ही घर थे। एक रोज एक आदमी कुछ नोटिस करता है। जंगल से होते हुए उसके घर तक किसी के पैरों के निशान थे। बर्फीला था तो फुटप्रिंट्स मिलना आम बात थी, पर पता है अजीब क्या था? पैरों के निशान आने के तो थे मगर वापस जाने के नहीं। उसने ये बात सबको बताया, आस पड़ोस को, घर वालों को, सबको, मगर किसी को समझ नहीं आया ये फुटप्रिंट्स किसके थे। लोग इस बात को भूल जाते हैं, बट दे डिडंट न्यू दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो शायद बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। वो कहानी जिसमें सच और झूठ एक से लग रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसका अंत हुआ 6 जिंदगियों के साथ। वो दौर था 1922 का, जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कईयों की जिंदगी तबाह कर दी थी। कई लोगों की चीखें उन धमाकों में ही दफन हो गए। घर, परिवार, फैमिली, अपने सब छूट गए। एक तरफ जहां जर्मनी इस भयानक तबाही से उभरने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ म्यूनिख से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा फार्म था, हिंटरकैफिक, जो ज़्यादा फेमस तो नहीं था और ना ही ज़्यादा आबादी थी यहाँ। इसी फार्म में 5 लोगों का एक परिवार रहता था, ग्रूबर परिवार। इस फैमिली के हेड थे एंड्रियास ग्रूबर और उनकी पत्नी सिसिलिया ग्रूबर। इनकी एक बेटी भी थी, विक्टोरिया, और उसके भी 2 बच्चे थे, एक 7 साल की बेटी सिसिलिया और एक 2 साल का बेटा जोसेफ। बात है 4 अप्रैल 1922 की। सुबह का वक्त हो रहा था। इनके इस घर में एक आदमी आता है कुछ काम से। वो उसी फार्म में करीब 3-4 घंटों तक काम करता रहता है। बीच बीच में वो एंड्रियास को आवाज़ भी लगाता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो फटाफट अपना काम ख़त्म करता है और वहाँ से चला जाता है, मगर जाने से पहले वो ये बात पड़ोसियों को बताता जाता है। पड़ोसियों को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, मगर उनका एक पड़ोसी था लॉरेंस। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से इस परिवार की कोई खोज खबर नहीं थी और न ही किसी ने इस परिवार को पिछले 4 दिनों से देखा था। लॉरेंस को शक हुआ। वो अपने 2 दोस्तों के साथ इस घर में जाने का फैसला करता है। ये जो घर था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जहाँ ये फैमिली रहती थी वो था लिविंग एरिया, और जहाँ जानवर रहते थे वो था बार्न एरिया। जो आखिरी हिस्सा था वो था मशीनरी एरिया। यहाँ चारे की कटाई होती थी और यह अक्सर खुला रहता था। लॉरेंस इसी मशीनरी एरिया से होते हुए बार्न एरिया में पहुंचता है। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां 4 थी, एंड्रियास की, उसकी वाइफ सिसिलिया, विक्टोरिया और विक्टोरिया की 7 साल की बेटी। उन सब को करीब 4 दिन हो चुके थे और सभी के सर पे किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया था। विक्टोरिया के सर को तो कुछ दिया गया था और उसकी बेटी वो हाफ कंडीशन में पाई गई थी। यू कैन इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड। उस बच्ची के गले पे एक शार्प मार्क था, और इतना ही नहीं, उसके मुंह को लोहे के कील से बंद किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो उस बच्ची की तुरंत नहीं हुई थी। करीब कुछ घंटों तक वो जिंदा थी, यानी जब उस पर अटैक हुआ होगा वो कुछ घंटों तक जिंदा थी। शी वॉज स्ट्रगलिंग टू लिव।
वो इतने ज़्यादा दर्द में थी कि उसने खुद के ही बाल नोच डाले। उसके हाथों में कुछ बाल मिले थे और ये बाल किसी और के नहीं थे, उसके खुद के ही थे। अंदर का मंजर और ज़्यादा डरावना था। विक्टोरिया का 2 साल का बेटा, उसे भी बुरी तरीके से मारा गया था। इस घर से टोटल 6 बॉडीज़ मिली थी। जो आखिरी बॉडी थी वो इस घर की मेड मारिया की थी। इन्वेस्टिगेशन से कुछ और डिटेल सामने आए। एंड्रियास के सर पे जो चोट था वो बाकियों से अलग था। ऑल्सो इन के बाद भी कोई इस घर में रह रहा था। करीब 4 दिनों तक कोई इस घर में रुका था। पुलिस के हिसाब से ये या तो किसी चोर ने किया या फिर किसी सीरियल किलर ने। अगर इस केस की बारीकियों को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये दोनों ही थ्योरीज रूल आउट हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये चोरी के मकसद से किया गया था, तो फिर चोर ने गहने, जेवर, पैसे क्यों नहीं चुराए? उस घर में अच्छा खासा कैश मिला था, कीमती चीज़ें थी। सीरियल किलर्स एक पैटर्न में मर्डर्स करते हैं। इस एक मास के अलावा उस पूरे इलाके में कोई दूसरा केस नहीं हुआ। बहुत से सवाल हैं इस केस में, मगर जवाब एक का भी नहीं है। पर एक सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, क्या जो इस केस में दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा ही हुआ था? क्या यही सच है या फिर कुछ ऐसा है जो मेरी आँखों के सामने तो है मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? जितने भी क्लूज़ और एविडेंस इस केस में थे, उन सबको बार बार पढ़ने के बाद आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई आंसर। विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम था कार्ल। वो एक सोल्जर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें से एक कार्ल भी था। कार्ल के गुजर जाने के बाद विक्टोरिया की ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी। वो चुपचाप रहती, बिल्कुल शांत, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अपनी ज़िंदगी के इस अधूरेपन को कम करने के लिए उसने चर्च जाना शुरू किया। खुद को चर्च के कामों में बिज़ी कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगी। वो खुश रहने लगी थी, मगर उसके इस बदलाव का कारण सिर्फ चर्च नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया था, एक जाना पहचाना चेहरा। और इस चेहरे का नाम था लॉरेंस। वही लॉरेंस जो ग्रूबर परिवार का पड़ोसी था। चर्च आते जाते उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो गए दैट दे फॉल इन लव। विक्टोरिया की ज़िंदगी में वो खोया हुआ प्यार वापस आ गया था। वो खुश रहने लगी थी। लॉरेंस उसके जीने की वजह बन गया था। ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं और इसी उम्मीद में एक रोज़ लॉरेंस उसके घर जाता है एक प्रपोज़ल लेकर, मगर एंड्रियास को ये मंजूर नहीं था। उसे इन दोनों के रिश्तों से दिक्कत थी। हर पिता को अपनी बेटी की फ़िक्र होती है। हर फादर चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, जहाँ भी रहे सेटल्ड रहे। मगर इस रिजेक्शन के पीछे एंड्रियास का कंसर्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट था जिससे विक्टोरिया अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। एंड्रियास शुरू से ही अग्रेसिव नेचर का रहा था। बात बात पे गुस्सा, अपनी बीवी को पीटता था। इनफैक्ट उसके पड़ोसी भी उससे डरते थे। मगर बात सिर्फ उसके गुस्से की नहीं थी। जब विक्टोरिया 16 साल की थी, ये तब की बात है। उन दिनों वो बड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी, बिल्कुल चुपचाप, किसी से कोई बात नहीं करती थी। उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसकी इस बिहेवियर का कारण था एंड्रियास का उसके साथ इंसेस्टुअल रिलेशन रखना। जब कोई अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ फिज़िकल रिलेशन रखता है
उसे इंसेस्टुअल रिलेशन कहते हैं। एक तरीके से एंड्रियास अपनी खुद की बेटी को एक्सप्लॉइट कर रहा था और ये कोई 1-2 दिन से नहीं चल रहा था, ये कई सालों से चल रहा था। जब इस बात का खुलासा हुआ, एंड्रियास को जेल हो गई। वो करीब 1 साल तक जेल में ही रहा। इसी दौरान विक्टोरिया की शादी कार्ल से हो जाती है, मगर कार्ल के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी एक बार फिर एंड्रिया के कब्ज़े में आ जाती है। एंड्रिया का टॉर्चर बढ़ता जाता है। रूमर्स तो ये भी थे कि जोसेफ एंड्रिया का ही बेटा है। विक्टोरिया ने इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आया लॉरेंस। लॉरेंस विक्टोरिया की परवाह करता था, उसका ख्याल रखता था, और जब उसे एंड्रियास की असलियत के बारे में पता चला, वो बहुत गुस्सा करता है। वो एंड्रियास के ख़िलाफ़ एक कंप्लेन भी कर देता है। इस बात से एंड्रियास भड़क जाता है। वो पहले से ही लॉरेंस को पसंद नहीं करता था, और जब उसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, उसने जो इतने सालों से एक कंट्रोल बना कर रखा था विक्टोरिया और बाकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, उसे ये कंट्रोल उसके हाथों से छूटता हुआ दिख रहा था। वो किसी भी हालत में विक्टोरिया को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि विक्टोरिया और लॉरेंस की शादी हो। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। किसी को नहीं मालूम कि इस कहानी का सच क्या है। मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, मगर जब भी इन बारीकियों को मैं देखती हूँ तो मुझे इस कहानी का सच दिखता है, और ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण है। 30 मार्च की रात को हुआ, और जो कैलेंडर इस घर से पाया गया उस पर डेट था 3 अप्रैल का। इसका मतलब किसी ने डेट चेंज किया था। न्यूज़पेपर देने वाले ने बताया कि उसने 1, 2 और 3 अप्रैल के न्यूज़पेपर्स डिलीवर करे थे, मगर वो पेपर्स वहाँ नहीं मिले जहाँ हर रोज़ वो छोड़ कर जाता था। तीनों दिन के न्यूज़पेपर्स हमेशा की तरह उसी रैक पे पाए गए जहाँ हर दिन एंड्रियास न्यूज़पेपर रखता था। कैलेंडर का डेट चेंज होना और न्यूज़पेपर का उसके अपने ही जगह पाया जाना, ये वही आदमी कर सकता है जो उस घर के रूटीन को बहुत अच्छे से जानता हो। कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। और विक्टोरिया की बेटी हाफ नेकेड कंडीशन में मिली थी। इस पूरे केस में सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसका अब्यूजिव नेचर था, एंड्रियास ग्रूबर। यहाँ तक ये कहानी बहुत सही चलती है, मगर ये थियोरी एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। उस दिन एंड्रिया की भी बॉडी मिली थी, तो अगर उसने सबको मारा तो फिर एंड्रिया की मौत कैसी हुई? 2 चीज़ हो सकती है, या तो उसकी मौत एक्सीडेंटल थी या फिर उसे भी किसी ने मारा। एक्सीडेंटल होने के चांसेस बहुत कम हैं, और एंड्रियास को मारने का मोटिव सिर्फ एक आदमी के पास था, लॉरेंस। आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।